जैसा कि सभी को पता है, हमारे CUET PG के एग्ज़ाम्स में अब सिर्फ़ और सिर्फ 20 डेज बचे हैं। हम इन 20 डेज में क्या कर सकते हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिनमें हम कम से कम 300 मार्क्स अचीव कर सकें, 300 मार्क्स हम प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे, क्या करें जिससे आप एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएँ। तो इसके लिए ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन सी उपायों को करके, कौन से स्ट्रेटजीज़ को अपना करके किस प्रकार से आप अपनी इन बचे हुए दिनों में प्रिपरेशन करें और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना है आपको इन 20 डेज़ का। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। खास करके बीएड के स्टूडेंट्स जो कि बीएड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं लास्ट में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ, वो बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक वो बने रहेंगे, पूरे सिलेबस के साथ उनका डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम CUET PG के चाहे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत धमाकेदार स्ट्रेटजी है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दें कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो निर्धारित हो चुके हैं लगभग कि आपके एग्ज़ाम्स क्या होंगे, 5 to 12 जून के बीच में होंगे। अभी कौन सा एग्ज़ाम किस डेट में होने वाला है ये निर्धारित नहीं किया गया है। संभवतः 22 या 21 मई को ये डेट आने वाली है कि किस तारीख से आपको एग्ज़ाम पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर किस डेट में होने वाला है। परंतु अगर इनके बीच में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो अभी तक तो आपने पढ़ाई नहीं कर पाई है, कोई भी कारण रहे हों, चाहे UG के एग्ज़ाम्स रहे हों या कुछ अन्य कारणों से, तो इन 20 दिनों में आप क्या ऐसा करें कि आप जो है एक पासिंग स्कोर पा जाएं, कम से कम आपको 300 मार्क्स मिल जाएं 400 में से। तो इसके लिए कुछ आपको करना क्या है मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। ऐसी रूटीन बनानी होती है आपको, कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है, एक तरह से मैनेज करनी है और कुछ स्टेप्स को आपको जानना चाहिए जिससे आप इनको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे और इन 20 डेज का जो बचे 20 डेज है, इन डेजों को यूटिलाइज कर पाएंगे, इनका उपयोग कर पाएंगे। तो वो कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। ऐसा प्लान जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करता हो। जैसे कि आप मान लीजिए CUET BED का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया आपको एग्जांपल मैं देता हूँ DU का। आप चाह रहे हैं कि DU में एडमिशन हो, तो उसके लिए आपका ये गोल हो गया, आपका ये लक्ष्य हो गया। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको प्रत्येक दिन जितने दिन बचे हुए हैं उनको डिवाइड कर दीजिए उनके सिलेबस में। आप जो इनके सिलेबस दिए गए हैं उनके पार्ट्स को डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद में आप एक प्लान स्ट्रेटजी निर्धारित कीजिए। आपने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे। मान लीजिए आपका टॉपिक छूट रहा है हिस्ट्री का, तो आपको करना क्या है कि हिस्ट्री का जो टॉपिक छूट रहा है उसमें आप देखिए प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, अभी लास्ट में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लीजिए PG में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको वहां पर जो दर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, फिलॉसफी से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक आप छोड़ रहे हैं। तो वहाँ करना क्या है, आपको सबसे पहले CUET BED में CUET PG के पॉलिटिकल साइंस का आपको एनालिसिस करना है पेपर का, और उसके बाद में आपको जो छूट रहा है उसका एक स्टडी प्लान तैयार करना है कि इतने डेट में आपको इतने टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। मान लीजिए आप 2 दिन में उन फिलासफर्स के जो सिद्धांत दिए हैं उनको आप कवर करने वाले हैं। तो इस प्रकार के आपके एक स्टडी प्लान आपके सामने होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको करना क्या है कि स्टडी प्लान होने के बाद में आपको एग्ज़ाम के पैटर्न, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन किन सेगमेंट से पूछे गए हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। आप इन 20 डेज में पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे,
बट अगर आप शॉर्ट तरीके से जहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं लगातार प्रीवियस ईयर में, वहाँ से उन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और 2-3 बार कवर कर ले रहे हैं, तो आपके 90% कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपका बढ़िया मार्क आएगा, आप अच्छी तरीके से मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको स्ट्रक्चर जो बनाया आपने, अभी जो प्लान आपने रेडी किया है, उसके हिसाब से आपको पहले एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर आपको पता है, 25 क्वेश्चन पार्ट ए में आएंगे, जिसमें से लैंग्वेज चूज करना है आपको, या तो हिंदी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हिंदी लैंग्वेज में आपने चूज कर रखा है तो उसमें हिंदी के पैसेज आएंगे, प्लस हिंदी के ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अगर इंग्लिश में किए हैं तो इंग्लिश के नाउन एडजेक्टिव्स और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद में आपके वर्बल एबिलिटी के प्रश्न आएंगे, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड और जीएस वगैरह से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो 25 प्रश्न वो रहेंगे एंड 75 प्रश्न आपके सब्जेक्ट डोमेन से होते हैं। तो मेन स्कोरिंग एरिया क्या है आपका, 25 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट डोमेन। तो इसको आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्लान बनाना है और ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न पर 4 नंबर मिलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। इसके बाद में आपको करना क्या है, जब आप इस सब चीज़ों को जान चुके हैं तो इसके बाद में आपको करना है, आपके जो वीक एरिया हैं, जो जिसमें आपकी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को आप फिलअप करेंगे। उन टॉपिक्स को आपको पहचानना है, उन टॉपिक्स को आप पहचानेंगे और उनके साथ एक्स्ट्रा टाइम देंगे, क्योंकि वो आपकी कमजोरियां हैं। तो कमजोरियों को क्या करना है, सबसे जल्दी फिलअप कर लेना है। उनको हमको क्या करना है सबसे पहले। अब उसके लिए आपको चाहे किसी ट्यूटर की आवश्यकता पड़े, किसी सहायता की आवश्यकता पड़े, या फिर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इनको यूटिलाइज कर लें। तो सबसे पहले आपको प्लान बनाना है, आपके पास एक प्लान होना चाहिए स्टडी का। उसके बाद में आपको करना क्या है कि जितने एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पीवाईक्यू से उसका स्ट्रक्चर पता कर लेना है कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आते हैं। अब जैसे मैं बीएड के एंट्रेंस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि बीएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें पीवाईक्यू में कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीएड वाले अभी रुके रहेंगे, बाकी सब लोग देखते रहें। तो जैसे आपके पास प्लान हो गया, पीवाईक्यू के सेगमेंट से आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से टॉपिक्स को पता कर लिया। उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपका जो वीक एरिया है, उन टॉपिक्स में आपने जिन टॉपिक्स को अभी एक बार भी नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, उनको आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम दे करके पढ़ाई करनी है। उनको एक्स्ट्रा टाइम देना है और उनके ऊपर अभ्यास करनी है। उसके बाद में आपको करना क्या है, मॉक्स लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाइए या प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करिए। तो सॉल्व मॉक टेस्ट, जब आप मॉक लगाएंगे तो उसमें जो आपके स्कोर्स आ रहे हैं, आपकी जो रैंकिंग आ रही है, उसको एनालिसिस कीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए और हर बार क्या करना है, बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो हर बार क्या करना है, बेहतर करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। और जो गलतियां आपने पिछली टेस्ट में कर दी हैं, मान लो इस टेस्ट में आपने कुछ जो गलतियां की थी, उसको एनालिसिस करके आप अगले टेस्ट में क्या करेंगे, दोबारा से वो गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप एक टेस्ट लगाते हैं और उस टेस्ट को एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो दोबारा टेस्ट मत दीजिए। जब तक पहला टेस्ट आप लगाएं या प्रैक्टिस सेट कहीं से सॉल्व करें और पहला प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस ना कर पाएं, तब तक दूसरा प्रैक्टिस सेट ऑन मत कीजिएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिवाइज की कॉन्सेप्ट्स। जो आपके नोट्स बनाते हैं प्लान के तहत, उन प्लान के तहत आपको जो की पॉइंट्स हैं उनको हमेशा क्या करने हैं, रिवाइज करते रहने हैं। जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग प्लान बन गया है आपका। उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं। अब उसमें जो हर मॉक में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आ रहे होंगे घुमा घुमा के, तो उनके की पॉइंट्स को आपको नोट करना है और उनको लगातार रिवाइज करते रहना है।
इन 20 डेज में। सभी टॉपिक्स को आपको सेगमेंट में बांट देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स आपके पढ़ने बाकी हैं उनको 2 दिन पहले दीजिए, 2 दिन इसको दे दीजिए, 2 दिन ऐसे दे दीजिए। जिस प्रकार से आप दे पाएँ उसके अकॉर्डिंग प्लान को आपको डेवलप करना होगा। फिर रिवाइज करते रहिएगा। और सबसे लास्ट में आपको बता दें कि सबसे मेन बात क्या है कि आपका जो हेल्थ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने हेल्थ की सुरक्षा करनी है। तो इसके दौरान अभी आपको क्या करना है, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर कहीं हेल्थ में गड़बड़ी हुई तो 3-4 दिन तो आपको ले डूबेगा। तो टेक केयर आप हेल्थ को आपको बिल्कुल मेंटेन रखना है जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। इन 20 डेज में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हेल्थ को लेकर के। एक अच्छी नींद लीजिए, अच्छा रूटीन फॉलो कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि 20 डेज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत ही कम है। इसलिए आपको क्या करना है, इनको यूटिलाइज करना है। एक भी घंटा, एक भी मिनट आपको बर्बाद नहीं करना है। अगली बात, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बीएड वालों के लिए, जो COQP 03 वालों के लिए है। वो देखेंगे यहाँ पर कि सिलेबस उनका यही है। देखिए आपके सिलेबस क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड से सिलेबस दिया हुआ है। ये 75 क्वेश्चंस का मैं लाया हूँ। यहाँ पर देखिए स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं, जीके रिलेटेड टू स्कूल, एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशंस और अवार्ड्स, ये आपके सेकंड पॉइंट में दिए हुए थे। मैथमेटिक्स से, साइंस एंड इन्वायरमेंट से और सोशल साइंस से, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर और स्पोर्ट्स, इतनी टॉपिक्स आपको दे रखा है एनटीए ने। अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कि पिछले कई सालों में किस प्रकार से प्रश्न आए हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कि आपको कौन से टॉपिक्स को अधिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ मैं अभी आपको बताता हूँ, आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है इन 20 डेज में। तो यहाँ पर सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत प्रश्न नहीं आएंगे। ये हर पेपर में 5 से 6 प्रश्न आए हैं, जो कि CQP 03 के लिए मैं बता रहा हूँ। एक पेपर में आपके 5 से 6 प्रश्न आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने पूरी प्लेलिस्ट में आपको प्रैक्टिस करा रखा है। 10 वीडियोज़ की प्रैक्टिस हो चुकी है, जिसमें थियरी क्लासेस इंक्लूड नहीं है, मतलब मैंने थियरी क्लासेस भी ली हुई हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी वीडियोज़ हो चुकी हैं उनको देखेंगे और जो थियरी क्लासेस हुई हैं उनको देखेंगे। ये वीडियोज़ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए पूरी पर्याप्त हैं। आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं करना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, बस उतनी वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, उनके प्रैक्टिस कर लीजिए और जो की पॉइंट्स हमने बताए हैं आप उनको दोबारा से रिव्यू करके उनको लिख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कहीं भी, जिससे आपको एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम होने वाला हो, मान लीजिए 2 दिन बचे हैं, तो आप उनको रिवाइज कर पाएँ। उसके बाद में मैं बताता हूँ कि जीके रिलेटेड टू एजुकेशन, स्कूल, इनसे क्वेश्चन कितने आए थे। तो स्कूल एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो लगभग 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन। पिछली बार 2 पेपर हुआ था, एक 7 सितंबर को हुआ था और एक 12 सितंबर को हुआ था। तो 4 क्वेश्चन लगभग दोनों में ही पूछे गए थे। कैसे पूछे गए थे, तो एक क्वेश्चन आया था एजुकेशनल नेशनल एजुकेशन डे, NCPCR का फुल फॉर्म पूछा था। RTE एक्ट 2009 में जो आया था उसको मैं पूछा था कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। सारे वीडियो जो RTE एक्ट हैं एजुकेशन से रिलेटेड हैं मैंने बना रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। NCERT की स्थापना पूछी थी, कब हुई थी, ये भी मैंने बता रखा है जब टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड पूछा था, जो कि करंट से भी रिलेटेड है, एजुकेशन से भी रिलेटेड है। एंग्लो हिंदू कॉलेज की फाउंडर कौन पूछे थे, जो राजा राम मोहन राय एंग्लो हिंदू कॉलेज के जो फाउंडर थे उनके बारे में पूछा था। तो पर्सनालिटीज़ में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं और इनके बारे में भी।
तो ये स्कूल और एजुकेशन से रिलेटेड थे। हम बात करें बुक्स से, तो बुक्स से खूब प्रश्न आए थे, मतलब कि लगभग बुक्स की बात करें तो 5 प्रश्न एक पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं, 5 प्रश्न। तो आपको कमांड करना है बुक्स पर, बुक्स आप देख डालिए। बुक्स में कहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो जो हिस्ट्री में रिलेटेड बुक्स हैं उनसे प्रश्न आए थे, जो 1857 की क्रांति पर लिखी गई बुक्स हैं उनसे प्रश्न आए थे, जो फिलोसफर हैं जैसे रूसो हैं, का अरस्तु हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आए थे। और जो कविताएं वुमेन पर लिखी गई हैं, जो नारियों पर लिखी गई हैं, नारी शक्ति पर लिखी गई हैं, उनसे एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न पॉलिटी से आया था, नेशनलिज्म पूछा था कौन सी बुक है, विंग्स ऑफ फायर बुक्स का नाम पूछा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा था, और एक संस्कृत में रचना गीत गोविंद की आई थी। तो ये सारी बुक्स के मैंने बता दिया। बात करें फिल्म्स के, तो 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिसमें फिल्म्स में एक क्वेश्चन तो आया था फोबिया से रिलेटेड। एजुकेशन में जो फोबिया, मैं जब डिस्कस कर रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड तब भी बताया था कि जो फोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें बताया गया था कि मैथ से डरना किस मूवी में दर्शाया गया है। नील बटे सन्नाटा मूवी थी जिसमें पंकज त्रिपाठी ने अभिनय का रोल किया था, तो नील बटे सन्नाटा मूवी है। मैंने जितनी भी मूवीज़ हैं और जितने एजुकेशन स्कीम्स थे रिलेटेड एक वीडियो में ही बता दिया है। एजुकेशन रिलेटेड स्कीम्स प्लस वो करंट से रिलेटेड भी न्यूज़ हैं, तो उसमें मैंने बताया क्या है, करंट से रिलेटेड एजुकेशन का, और उसके बाद में जितनी मूवी बेस्ड है डिसलेक्सिया वगैरह में, तो उनके बारे में भी मैंने पूरा बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा एक बार, तो आपको वहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3 क्वेश्चन बने थे, एक पेपर में 2 क्वेश्चन आया था, एक पेपर में भी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए थे। जिसमें पूछा क्या था, एक बार तो दोबारा से घुमा के पूछ लिया था कि जो आपके वो हैं यूनेस्को के बारे में पूछा था, एनसीएफ के बारे में पूछा था, और यूनिसेफ, यूनेस्को, एजेंडा 21, ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इनसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है, यूनिसेफ का पढ़ना है, यूनेस्को का पढ़ना है, और एनसीईआरटी, इसरो, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आपको पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स से, तो हर पेपर में लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो आपको मैथमेटिक्स में बेसिकली सब कुछ आया था वही, जो कि लगभग 10 लेवल के नीचे ही रहते हैं, तो 10th तक की मैथ आपको आनी चाहिए। साइंस एंड इन्वायरमेंट में, साइंस में आपको केवल बायो सेक्शन में पढ़ना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अन्य किसी 20 डेज में अन्य किसी सेक्शन से आपको नहीं पढ़ने, ओनली बायो सेक्शन से आपको पढ़ना है। बायोलॉजी में वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मुख्य रूप से किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, तो जो बायोलॉजी में संघ दिए गए हैं, जो कि मोलास्का, कार्डेटा, ये सारे संघ दिए गए हैं, मैं समझा पा रहा हूँगा आपको, तो उसको ध्यान में रखिएगा, उसको पढ़ना है। जो पादपों के बारे में दी गई है, एक क्वेश्चन आया था, संवहन अपुष्पी पादप निम्न में से कौन है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। धमनी से क्वेश्चन आया था, प्रोटीन की जांच करना किससे रिलेटेड है, जीव जगत से संबंधित क्वेश्चंस आए थे। और सजातीय गुण, तो पादपों, इन सब से आपको पढ़ना है बायोलॉजी में। केवल एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स से रिलेटेड, जिसमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना था, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन होता है उस पर बेस्ड था। तो साइंस एंड फ़ारेनहाइट का जो रिलेशन है उस पर। अब बात करें सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस के 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि पॉलिटी के बाद में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन सारे टॉपिक्स को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इनमें से मैं ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ कि हर सेगमेंट से लगभग 5-5 क्वेश्चन आए थे, लगभग 20 प्रश्न आपके सोशल साइंस से बन जाते हैं। आर्ट से क्वेश्चन आए थे, जिसमें कल्चर्स और आर्ट दोनों मिक्स्ड थे। म्यूजिक्स में पूछा था वाद्य यंत्र बजाने वाले के बारे में। योगा डे पूछा था योगा पर। थिएटर से कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला है। स्पोर्ट्स से 2-3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें दोनों में थॉमस कप पूछा था। एक थॉमस कप 2022 का विजेता कौन था, और दूसरे में पूछा था थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी स्पोर्ट्स में
कप्स होते हैं, अवार्ड दिए जाते हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, और जो स्पोर्ट्स में अवार्ड दिए गए हैं उन अवार्ड्स को आपको जानना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड इसका बता दूंगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन से टॉपिक को आपको मेन फोकस करना है, जीके रिलेटेड स्कूल में कहाँ कौन से फोकस करना है, एजुकेशन से। तो बीएड वाले कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो चाहते होंगे तो नाम इसको मेंशन करेंगे और बताएंगे कि उनको ज़रूरत है। और इसके बाद में अगर चाहें तो ह्यूमैनिटीज, सीयूईटी बीएड में ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, अन्य सारे की मैं स्ट्रेटजी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करना होगा, ताकि मैं आपको एक बढ़िया स्ट्रेटजी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी उसको बनाता हूं और आपको बताता हूं। तो बीएड वाले ये चीज़ें करके रखेंगे। और अंत में मैं आपको बता दे रहा हूं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 20 डेज जो है बहुत ही कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, आप भी पता है, आपको भी जानना है। तो आपके टाइम को क्या करना है, बहुत ही चतुरतापूर्वक और हमेशा इसको फोकस में रख के अपने लक्ष्य को कंटिन्यू मेहनत करनी रहनी है और कहीं रुकना नहीं है। मैं गारंटी लेता हूँ आप फोड़ के आएंगे एग्ज़ाम में। इतनी चीज़ें कर दीजिए, आप एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे, कोई सामना नहीं कर पाएगा। आप 20 डेज में भी एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में स्कोर हैंडल कर पाएंगे, स्कोर को अचीव करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मिलते हैं आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ।